नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा साहित्यिक सफर साहित्य कहानी सुनो में। महाकवि और लेखक जयशंकर प्रसाद जी की अमर रचनाओं की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं उनके प्रसिद्ध उपन्यास कंकाल का तीसरा एपिसोड। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं आज की कहानी की ओर। लखनऊ संयुक्त प्रांत में एक निराला नगर, बिजली की प्रभा से आलोकित संध्या, शाम के समय अवध की संपूर्ण प्रतिमा है। पुण्य में क्रय विक्रय चल रहा है। नीचे और ऊपर से सुंदरियों का कटाक्ष, चमकीली वस्तुओं की झलमलाहट, फूलों के हार का सौरभ और रसिकों के वसन, कपड़ों में लगे हुए इत्र की गंध से खेलता हुआ मुक्त पवन, यह सब मिलकर एक उत्तेजित करने वाला मादक वायुमंडल बना रहे हैं। मंगलदेव अपने साथी खिलाड़ियों के साथ मैच खेलने लखनऊ आया था। उसका स्कूल आज विजयी हुआ है, कल वे लोग बनारस लौटेंगे। आज सब चौक में अपना विजयोल्लास प्रकट करने के लिए और उपयोगी वस्तुएं क्रय करने के लिए एकत्र हुए हैं। छात्र सभी तरह के होते हैं, उनके विनोद मनोरंजन भी अपने अपने ढंग के होते हैं, परंतु मंगल इनमें निराला था। उसका सहज सुंदर अंग ब्रह्मचर्य और यौवन से प्रफुल्ल था। निर्मल मन का आलोक उसके मुखमंडल पर तेज बनकर चमक रहा था। वह अपने एक साथी को ढूंढने के लिए चला, परंतु वीरेंद्र ने उसे पीछे से पुकारा। वह लौट पड़ा। वीरेंद्र ने कहा, मंगल, आज तो तुमको मेरी एक बात माननी ही होगी। मंगल ने कहा, क्या बात है, पहले सुनो तो सही। वीरेंद्र ने कहा, नहीं, पहले तुम स्वीकार करो। मंगल ने कहा, यह नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उसे न करने से मुझे कष्ट होगा। वीरेंद्र ने कहा, बहुत बुरी बात, परंतु मेरी मित्रता के नाते तुम्हें यह करना ही होगा। मंगल ने कहा, यही तो ठीक नहीं है। वीरेंद्र ने कहा, अवश्य ठीक है, तुम्हें मानना ही होगा। मंगल ने कहा, वीरेंद्र, ऐसा अनुरोध न करो। वीरेंद्र ने कहा, यह मेरा हठ है और तुम जानते हो कि मेरा कोई भी विनोद तुम्हारे बिना असंभव है, निसार है। देखो, तुमसे स्पष्ट कहता हूँ, उधर देखो, वह एक बालवयस्या कम उम्र की युवती है। मैं उसके पास जाकर केवल एक बार उसका नयनाभिराम रूप देखना चाहता हूँ, इससे विशेष कुछ नहीं। मंगल ने कहा, यह कैसा कौतूहल है वीरेंद्र। वीरेंद्र ने कहा, तुम्हें मेरी सौगंध 5 मिनट से अधिक नहीं लगेगा, हम लौट आएंगे। चलो, तुम्हें अवश्य चलना होगा। मंगल, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों ले चल रहा हूँ? मंगल ने कहा, क्यों? वीरेंद्र ने कहा, जिससे तुम्हारे भय से मैं विचलित न हूँ। मैं उसे देखूंगा अवश्य, परंतु आगे के डर से बचाने वाला साथी साथ रहना चाहिए। मित्र, तुमको मेरी रक्षा के लिए साथ चलना ही होगा। मंगल ने कुछ सोचकर कहा, चलो, परंतु क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह वीरेंद्र के साथ चल पड़ा। सीढ़ियों से ऊपर कमरे में दोनों जा पहुंचे। एक षोडशी 16 वर्ष की युवती सजे हुए कमरे में बैठी थी। पहाड़ी रूखा सौंदर्य उसके गेहुए रंग में ओतप्रोत था। सब भरे हुए अंगों में रक्त का वेगवान संचार कहता था कि इसका तरुणत्व इससे कभी न छूटेगा। बीच से मिली हुई घनी भौहों के नीचे न जाने कितना अंधकार खेल रहा था। सहज नुकीली नाक उसकी आकृति की स्वतंत्र सत्ता बनाए थी। नीचे सिर किए हुए उसने जब इन लोगों को देखा, तब उस समय उसकी बड़ी बड़ी आंखों के कोने और भी खिंचे हुए जान पड़े। घने काले बालों के गुच्छे दोनों कानों के पास से कंधों पर लटक रहे थे। बाएं कपोल गाल पर एक तिल उसके सरल सौंदर्य को बांका बनाने के लिए पर्याप्त था। शिक्षा के अनुसार उसने सलाम किया, परंतु यह खुल गया कि अन्यमनस्क उदास खोया हुआ रहना उसकी स्वाभाविकता थी। मंगलदेव ने देखा, यह तो वेश्या का सा रूप नहीं है। वीरेंद्र ने पूछा, आपका नाम? उसके गुलनार कहने में कोई बनावट नहीं थी। सहसा मंगल चौंक उठा। उसने पूछा, क्या हमने तुमको कहीं और भी देखा है?
यह अनहोनी बात नहीं है। कई महीने हुए काशी में ग्रहण की रात को जब मैं स्वयंसेवक का काम कर रहा था, मुझे स्मरण होता है जैसे तुम्हें देखा हो, परंतु तुम तो मुसलमानी हो। गुलनार ने कहा, हो सकता है आपने मुझे देखा हो, परंतु उस बात को जाने दीजिए, अभी अम्मा आ रही हैं। मंगलदेव कुछ कहना ही चाहता था कि अम्मा आ गई। वह विलास जर्जर दुष्ट मुखाकृति जिसे देखते ही घृणा होती थी। अम्मा ने कहा, आइए बाबू साहब, कहिए क्या हुक्म है। कुछ नहीं, गुलनार को देखने चला आया, कहकर वीरेंद्र मुस्कुरा दिया। आपकी लौंडी है, अभी तो तालीम भी अच्छी तरह नहीं लेती। क्या कहूँ बाबू साहब, बड़ी बोदी, कमजोर सीधी है, इसकी किसी बात पर ध्यान न दीजिएगा, अम्मा ने कहा। वीरेंद्र ने कहा, नहीं नहीं, इसकी चिंता न कीजिए, हम लोग तो परदेशी हैं। यहाँ घूम रहे थे, तब तक इनकी मनमोहिनी छवि दिखाई पड़ी, सो चले आए। अम्मा ने भीतर की ओर देखकर पुकारते हुए कहा, अरे इलायची ले आ, क्या कर रहा है। अभी आया, कहता हुआ एक मुसलमान युवक चांदी की थाली में पाने इलायची ले आया। वीरेंद्र ने इलायची ले ली और उसमें 2 रुपए रख दिए। फिर मंगलदेव की ओर देखकर कहा, चलो भाई, गाड़ी का भी समय देखना होगा, फिर कभी आया जाएगा। प्रतिज्ञा भी 5 मिनट की थी। अम्मा कहने लगी, अभी बैठिए भी, क्या आए और क्या चले। फिर सुलगती हुई आंखों से गुलनार को देखती हुई कहने लगी, क्या कोई बैठे और क्यों आए। तुम्हें तो कुछ बोलना ही नहीं है और न कुछ हंसी खुशी की बातें ही करनी हैं, फिर क्यों कोई ठहरे। अम्मा की त्योरियां बहुत चढ़ गई थीं। गुलनार सिर झुकाए चुप थी। मंगलदेव, जो अब तक चुप था, बोला, मालूम होता है आप दोनों में बनती बहुत कम है, इसका क्या कारण है। गुलनार कुछ बोलना ही चाहती थी कि अम्मा बीच में ही बोल उठी, अपने अपने भाग्य होते हैं बाबू साहब, एक ही बेटी है, इतने दुलार से पाला पोसा, फिर भी न जाने क्यों रूठी ही रहती है। कहती हुई बुढ़िया की आंखों से 2 बूंद आंसू भी निकल पड़े। गुलनार की वाक शक्ति जैसे बंदी होकर तड़पड़ा रही थी। मंगलदेव ने कुछ कुछ समझा और कुछ उसे संदेह हुआ, परंतु वह संभल कर बोला, सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा, अभी अल्हड़पन है। अच्छा, फिर आऊंगा। वीरेंद्र और मंगलदेव उठे और सीढ़ी की ओर चले। गुलनार ने झुककर सलाम किया, परंतु उसकी आंखें पलकों का पल्ला पसारकर करुणा की भीख मांग रही थीं। चरित्रवान मंगलदेव ने न जाने क्यों एक रहस्यपूर्ण संकेत किया, जिससे गुलनार हंस पड़ी। दोनों नीचे उतर गए। वीरेंद्र ने कहा, मंगल, तुमने तो बड़े लंबे लंबे हाथ पैर निकाले, कहाँ तो आते ही न थे, कहाँ यह हरकत। मंगल ने कहा, वीरेंद्र, तुम मुझे जानते हो, परंतु मैं सचमुच यहाँ आकर फंस गया हूँ। यही तो आश्चर्य की बात है, वीरेंद्र बोला। मंगल ने कहा, आश्चर्य काहे का, यही तो काजल की कोठरी है। चलो विश्राम करके सोते हैं, सवेरे की ट्रेन पकड़नी होगी। नहीं वीरेंद्र, मैं तो कैनिंग कॉलेज में नाम लिखा लेने का निश्चय सा कर चुका हूँ, कल मैं नहीं चल सकता, मंगल ने गंभीरता से कहा। वीरेंद्र जैसे आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, मंगल, तुम्हारा इसमें कोई गूढ़ उद्देश्य होगा। मुझे तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास है कि मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि तुम्हारा पदस्खलन, चरित्र गिरना होगा, परंतु फिर भी मैं कंपित हो रहा हूँ। सिर नीचा किए मंगल ने कहा, और मैं तुम्हारे विश्वास की परीक्षा करूंगा। तुम तो बचकर निकल आए, परंतु गुलनार को बचाना होगा। वीरेंद्र, मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि यह वही बालिका है जिसके संबंध में मैं ग्रहण के दिनों में तुमसे कहता था कि मेरे देखते ही एक बालिका कुटनी के चंगुल में फंस गई और मैं कुछ न कर सका। ऐसी बहुत सी अभागिनें इस देश में हैं, फिर कहाँ खां तुम देखोगे, वीरेंद्र ने पूछा। जहाँ जहाँ देख सकूंगा, मंगल ने उत्तर दिया। सावधान होकर मंगल चुप रहा।
वीरेंद्र जानता था कि मंगल बड़ा हठी है। यदि इस समय मैं इस घटना को बहुत प्रधानता न दूं, तो संभव है कि वह इस कार्य से विरक्त हो जाए, अन्यथा मंगल वही करेगा जिससे वह रोका जाए। अतः वह भी चुप रहा। सामने तांगा दिखाई दिया, उस पर दोनों बैठ गए। दूसरे दिन सबको गाड़ी पर बैठाकर अपने एक आवश्यक कार्य का बहाना कर मंगल स्वयं लखनऊ में ही रह गया। कैनिंग कॉलेज के छात्रों को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मंगल वहीं पढ़ेगा। उसके लिए रहने का भी प्रबंध हो गया। मंगल वहीं रहने लगा। 2 दिन बाद वह अमीनाबाद की ओर गया। एक पार्क की हरियाली में घूमते हुए उसे वही अम्मा दिखलाई पड़ी। वह पहले ही बोली, बाबू साहब, आप तो फिर नहीं आए। मंगल दुविधा में पड़ गया। उसकी इच्छा हुई कि कुछ उत्तर न दे, फिर सोचा, अरे मंगल, तू तो इसीलिए यहाँ रह गया है। उसने कहा, हाँ, कुछ काम में फंस गया था। आज मैं अवश्य आता, पर क्या करूं, मेरे एक मित्र साथ में हैं, वह मेरा यहाँ आना जाना नहीं जानते। यदि वे चले गए तो आज ही आऊंगा, नहीं तो फिर किसी दिन। नहीं, आपको गुलनार की कसम, चलिए। वह तो उसी दिन से बड़ी उदास रहती है, अम्मा ने कहा। मंगल ने कहा, अच्छा देखो, वे चले जाएं तो आता हूं। आप मेरे साथ ही चलिए, फिर जब वे आएंगे तो उनसे कह दीजिएगा कि मैं तो तुम्ही को ढूंढता रहा, इसीलिए इतनी देर हुई। तब तक तो 2 बातें करके चले आएंगे, अम्मा ने फुसलाया। कर्तव्यनिष्ठ मंगल ने विचार किया कि ठीक तो है। उसने कहा, अच्छी बात है। मंगल गुलनार की अम्मा के पीछे पीछे चला। गुलनार बैठी हुई पान लगा रही थी। मंगलदेव को देखते ही वह मुस्कुराई, पर जब उसके पीछे अम्मा की मूर्ति दिखलाई पड़ी, वह जैसे भयभीत हो गई। अम्मा ने कहा, बाबू साहब बहुत कहने सुनने से आए हैं, इनसे बातें करो। मैं अभी मीर साहब से मिलकर आती हूँ, देखो क्यों बुलाया है। गुलनार ने पूछा, कब तक आओगी? आधे घंटे में, कहती हुई अम्मा सीढ़ियां उतरने लगी। गुलनार ने सिर नीचा किए हुए कहा, आपके लिए पान तो बाजार से मंगवाना होगा ना। मंगल ने कहा, उसकी आवश्यकता नहीं, मैं तो केवल अपना कौतूहल मिटाने आया हूँ। क्या सचमुच तुम वही हो जिसे मैंने ग्रहण की रात काशी में देखा था? गुलनार ने कहा, जब आपको केवल पूछना ही है तो मैं क्यों बताऊं? जब आप जान जाएंगे कि मैं वही हूँ, तो फिर आपको आने की कोई आवश्यकता ही न रह जाएगी। मंगल ने सोचा, संसार कितनी शीघ्रता से मनुष्य को चतुर बना देता है। अब तो पूछने का काम भी नहीं है, क्योंकि आवश्यकता ने सब पर्दा खोल दिया है। उसने कहा, तुम मुसलमानी कदापि नहीं हो। परंतु अब मैं मुसलमानी हूँ। हाँ, यही तो एक भयानक बात है, गुलनार ने कहा। मंगल ने कहा, और यदि मैं कहूँ कि तुम नहीं हो, तब तो बात ही दूसरी है। गुलनार बोली, अच्छा, तो मैं वही हूँ जिसका आपको भ्रम है। तुम किस प्रकार यहाँ आ गई? मंगल ने पूछा। वह बड़ी लंबी कथा है। यह कहकर गुलनार ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें डबडबा गईं। सुनकर क्या कीजिएगा? इतना ही समझ लीजिए कि मैं एक मुसलमानी वेश्या हूँ। मंगल ने टोकते हुए कहा, नहीं गुलनार, तुम्हारा असली नाम क्या है? सच सच बताओ। उसने कहा, मेरा नाम तारा है। मैं हरिद्वार की रहने वाली हूँ। अपने पिता के साथ काशी में ग्रहण नहाने गई थी। बड़ी कठिनाई से मेरा विवाह ठीक हो गया था। काशी से लौटते ही मैं कुल की स्वामिनी बनती, परंतु दुर्भाग्य, उसकी भरी आंखों से आंसू गिरने लगे। धीरज धरो तारा। अच्छा बताओ, यहाँ कैसे कटती है? मंगल ने पूछा। तारा बोली, मेरा भगवान जानता है कि कैसे कटती है। दुष्टों के चंगुल में पड़कर मेरा आहार व्यवहार नष्ट हो चुका है, केवल सर्वनाश होना बाकी है। इसका मुख्य कारण अम्मा का लोभ है, और मेरा आने वालों से ऐसा व्यवहार होता है कि उन्हें वह जितना रुपया चाहती हैं,
नहीं मिलता, गुलनार सिसकने लगी। मंगलदेव ने कहा, तारा तुम यहाँ से क्यों नहीं निकल भागती? निकलकर कहाँ जाऊं? गुलनार ने पूछा। मंगलदेव चुप रह गया। वह सोचने लगा कि क्या यह क्रूर समाज उसे शरण देगा। गुलनार ने पूछा, चुप क्यों हो गए? आप ही बताइए, निकलकर कहाँ जाऊं और क्या करूं? अपने माता पिता के पास मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, इतना मेरा काम है, मंगल ने दृढ़ता से कहा। बड़ी भोली दृष्टि से देखते हुए गुलनार ने कहा, आप जहां कहें मैं चल सकती हूं। मंगल ने कहा, अच्छा पहले यह बताओ कि तुम काशी से यहाँ कैसे पहुंच गई? गुलनार ने कहा, किसी दूसरे दिन सुनाऊंगी, अब अम्मा आती होंगी। मंगल उठा, अच्छा तो मैं आज जाता हूँ। गुलनार ने कहा, जाइए, पर इस दुखिया का ध्यान रखिएगा। हाँ, अपना पता तो बताइए, मुझे कोई अवसर निकलने का मिला तो मैं कैसे सूचित करूं? तो दोस्तों, यह था जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास कंकाल का तीसरा भाग। क्या मंगलदेव तारा को इस दलदल से निकाल पाएगा? समाज तारा को अपनाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आशा है आपको आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुनते रहिए साहित्य कहानी सुनो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।